Good morning students. Today I am going to teach you the subject Political Science chapter first, and our first chapter is Constitution, why and how. Chapter is Constitution, why and how. ओके जैसे आपने इससे पहले किया था इसके फंक्शंस के, कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस क्या क्या हैं. आज हमारा टॉपिक है द अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे हमने कल पहले किया था कि इसके जो फंक्शन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन है, कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे काम करते हैं, उनको हमने एक्सप्लेन किया, जिससे हमें पता चला कि मोस्ट ऑफ सोसाइटीज़ के पास क्या है, अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है. बट हमारे पास फिर भी आगे 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं. वो क्वेश्चंस क्या क्या हैं? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, how effective it is, how effective is a constitution, and last one question is a constitution just. कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारे लिए सब कुछ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिसेबल है. देखो मोस्ट ऑफ द कंट्री हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन. इसी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वो सब कुछ अपने देश में, अपनी सोसाइटी में करते हैं. लेकिन फ़र्क क्या है, किसी कंट्री के पास अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है और किसी के पास उन्हें ज़बानी याद होता है. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया और यूएसए, इन कंट्रीज़ के पास क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. यूएसए इज़ द फर्स्ट कंट्री विच हैव द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. ऐसे ही जो हमारा पाया जाता है यूनाइटेड किंगडम, यूके, इसके पास क्या है, इसके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. ओके इसमें इसलिए बट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही हम अपनी सोसाइटी है, हमारा देश है, उसको अच्छी तरीके से चला सकते हैं. लेकिन फिर भी इनका जो यूनाइटेड किंगडम है, इनके पास अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. और सेकंड हमारा टॉपिक आता है मोड ऑफ प्रोमलगेशन. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका मतलब है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फोर्स में आया, कैसे इफ़ेक्ट में आया. जब हम आपको पता ही है कि 1947 से पहले हम क्या थे, हमारे ऊपर रूल ऑफ ब्रिटिश था, हम कॉलोनियल स्टेट में रह रहे थे. लेकिन 1947 में जो क्या है, हमारा रूल ऑफ ब्रिटिश ख़त्म हो गया और हमारा क्या बन गया, फ्री फ्रॉम दी ब्रिटिश रूल इंडिया. इसमें क्या है कि हमारा जो फिर अगर हमें इंडिपेंडेंस मिली है तो हमारे ऊपर रूल कोई भी नहीं कर रहा, तो हमें कुछ तो चाहिए जिससे हम अपनी सोसाइटी को अच्छे तरीके से चला सकें. इसलिए हमारे जो परफेक्ट लीडर्स थे, लाइक पंडित जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर एग्जैक्ट्रा, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सोचा कि हमारे पास क्या होना चाहिए, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई. कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, जो ये असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इसकी फर्स्ट मीटिंग है जो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और सेकंड मीटिंग 11 दिसंबर को, और थर्ड लास्ट मीटिंग हुई 13 दिसंबर को. जो 11 दिसंबर को मीटिंग हुई, उसमें डिसाइड किया गया कि जो सच्चिदानंद सिन्हा है वो हमारे टेम्परेरी प्रेसिडेंट होंगे, और 13 दिसंबर को हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और
और जो कांग्रेसी लीडर के प्राइम मिनिस्टर होंगे वो होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बाकी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो किस पे डिपेंड करता था, वहाँ उसके इलेक्शंस पे, क्योंकि जो हमारा वो प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है, चूज़ किया जाता है, वो इलेक्शंस के थ्रू किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है द सब्सटेंसिव प्रोविजन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। जो इसमें क्या आता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या होना चाहिए, इक्वेलिटी के ऊपर होना चाहिए। मतलब हमारे देश में जो अनइक्वेलिटी पाई जाती है, जो अनटचेबिलिटी पाई जाती है, उससे हमारा देश है, जो हमारा स्टेट है, वो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। ओके, इस तरह से आप इसे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने जो भी हमारे लीडर्स थे लाइक पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे BR अम्बेडकर, इन्होंने यही सोचकर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या किया, ड्राफ्ट किया। उसी के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे डिज़ाइन हुआ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो पावर्स हैं उनको क्या किया गया, डिवाइड किया गया, उन्हें इक्वल वे के साथ डिवाइड किया गया। किस किस में, एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेटिव में और जुडिशरी में। जो हमारी पावर्स हैं वो किस में डिवाइड की गई, एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेटिव में और जुडिशरी में। इसमें जो है मतलब इसमें जो भी सब कुछ है कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर तरह की हमारे पास क्या पाई जाती है, डिटेल पाई जाती है। जो हमारी जो भी हमें रूल करना है, जो भी लॉ बनाना है, उनमें क्या करेंगे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी मेन काम करेंगे। जो लेजिस्लेटिव है वो क्या करेगी, लॉ को बनाएगी, लॉ मेकिंग, और जो उनको रूल में लेके आएगी वो कौन होगी, एग्जीक्यूटिव। इन फोर्स में लेकर आना है जिसे लॉ को, वो होगी एग्जीक्यूटिव। और देखना है कि हमारा जो लॉ बना है उसमें कोई भी कमी तो नहीं है, या कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ भी खराब तो नहीं करेगा, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं करेगा। तो ये देखना किसका काम है, हमारी जुडिशरी का। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बनाया गया, कैसे मेड हुआ। जो इसमें जो बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन है, इसमें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको क्या रखा गया, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वो क्या किया गया, रिगिड एंड फ्लेक्सिबल। मतलब जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी उसमें आर्टिकल्स पाए जाते हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, उनमें क्या है, रिगिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। इसमें कि हम उसमें चेंजेस जो है बहुत मुश्किल से कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, हम उन्हें चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन वो क्या होनी चाहिए, कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इससे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो एब्लोइश नहीं होने चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है, हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था मोड ऑफ द प्रोमulgation में, कि सबसे पहले हमारे जो जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट होने वाला था 9 दिसंबर 1946 को क्या किया गया, हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई, रिसेंबल की गई हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, रिसेंबल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली।
इसमें हम डिसाइड किया गया, इसमें क्या था कि 3 टाइप के जो कमेटी बनाई गई, देयर आर दी 3 टाइप्स ऑफ दी कमेटीज़, जो है 3 टाइप्स कमेटी बनाई गई, जिससे क्या है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा देश है, अच्छे तरीके से अपना काम कर सके। तो इसमें हमारे जो जब हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसमें क्या देखा, जो हमारा एक्ट था, एक्ट ऑफ गवर्नमेंट 1935, जो हम 1935 का एक्ट था उसे भी इसमें ऐड किया गया। इसमें क्या था, जो मेंबर्स थे 293 मेंबर्स को, जो एक्ट 1935 था इसमें क्या प्रोविज़न थी, 93 मेंबर्स जो होंगे वो हमारी स्टेट्स में से, और जो 292 मेंबर्स हमारी स्टेट्स में से, और 93 मेंबर्स जो होंगे वो यूनियन टेरिटरीज़ के होंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 1935 के बाद 1946 में क्या हुआ, हमारे इंडिया की क्या हो गई, पार्टीशन हो गई पाकिस्तान और इंडिया में, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे जो बहुत सारी स्टेट्स और बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी, सॉरी इसमें प्रिंसली स्टेट्स आएगा, वो क्या हुई, बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी वो पाकिस्तान में चली गई। ये ब्रिटिश रूलर, ओके, ब्रिटिश रूलर वही है, वैसे है तो स्टेट ही, लेकिन वहाँ पे किसका रूल था, ब्रिटिश का, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो अब हमारी कुछ जो हमारी सीट्स थी वो पाकिस्तान में चली गई और कुछ इंडिया में रह गई, जिसकी वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसे क्या करना पड़ा, दोबारा से रिसेंबल किया गया। और रिसेंबल कब हुआ, 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारा प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया गया और इसमें सारा काम किया गया था। उसके बाद हमारा आता है कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। अब देखो कंपोजिशन में क्या है, 3 जून 1947 को जो हमारे पाकिस्तानी मेंबर्स थे वो कहाँ चले गए, पाकिस्तान में चले गए, और फिर हमारा क्या हो गया, हमारे पास बहुत सारे मेंबर्स की कमी हो गई, लेकिन फिर भी हमने जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने अपना हौसला नहीं छोड़ा और उन्होंने अपना काम शुरू रखा था, स्टार्ट करके ही रखा था, जिसकी वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1946 को बनकर तैयार हो गया था। लेकिन इसे हमने फोर्स में नहीं लेके आया, क्योंकि वो जो हमारे लीडर्स थे वो चाहते थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी को ही फोर्स में आए। रीज़न क्या था, जब 1930 को हमने 26 जनवरी 1930 को हमारे देश में हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। पहले उसे लाहौर में रावी नदी के किनारे क्या था कि अब हमने पूर्ण स्वराज मिल चुका है, उन्होंने अपने आप को पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया था। इसके बाद जो हमारा आता है वो है द प्रिंसिपल्स ऑफ द डेलिब्रेशन, द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन में क्या है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसमें क्या किया गया, 8 मेजर कमेटीज एस्टेब्लिश्ड की गई।
ठीक है, जिसमें क्या था, एक तो यूनियन पावर कमेटी बनी और सेकंड वन प्रोविजनल कमेटी। एंड थर्ड वन इज ड्राफ्टिंग कमेटी। इसमें क्या बनी, ड्राफ्टिंग कमेटी। ऐसे हमारी जो है वो 3 कमेटीज़ बनाई गई। जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसमें हमारे जो लीडर थे वो थे बी आर अम्बेडकर, और यूनियन पावर कमेटी के जो लीडर थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ड्राफ्टिंग कमेटी के बी आर अम्बेडकर, और जो प्रोविजनल कमेटी थी उसके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो क्या थे, वो उन्होंने एक्चुअली हमारे इंडिया को यूनाइट करने का सेहरा जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है, क्योंकि वही थे जो हर उसके पास गए थे, हर किंगडम में गए और सभी किंग्स के पास गए, किंग्स के साथ बात की और उन्हें हमारे इंडिया में उन्हें अमर्ज करने के लिए उन्हें मनाया था। उसके बाद जो है हमारा आता है प्रोसीजर। जो प्रोसीजर है वो क्या था, वही जो हमारे अंबेडकर ने, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इन सब ने क्या किया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को असेंबल किया, हमारे देश को असेंबल किया था। उसके बाद जो हमारे पास आते हैं इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनल मूवमेंट। इनहेरिटेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट में, नेशनलिस्ट मूवमेंट में क्या आएगा, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसको क्यों बनाया गया। एक्चुअली मेन पर्पस क्या था हमारा, हम क्या चाहते थे कि हमारे देश में जो है वो क्या हो, डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश्ड हो। हम चाहते थे कि हमारा देश बिल्कुल ही डेमोक्रेटिक स्टेट बने, क्योंकि हम जो कॉलोनियल रूल है उससे बहुत वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो हमारे ऊपर हमारा शोषण करते थे, शोषण करते थे, जिसकी वजह से हम लोग चाहते थे कि हमारा क्या होना चाहिए, डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश्ड होनी चाहिए। जिसकी वजह से उसके बाद क्या है हमारे पास, मतलब इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस पाए गए। उसमें मेन पर्पस क्या था हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, कि हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी एम्स है, उसमें क्या होना चाहिए, रेजोल्यूशन होना चाहिए। जो पंडित नेहरू ने 1946 में इन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला था। और इसके बाद जो हमारा है कि इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स भी किए गए। जो है देखो हमारे पास क्या आता है, द थर्ड फैक्टर एंश्योरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बैलेंस्ड अरेंजमेंट। कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, बिल्कुल बैलेंस्ड वे के साथ काम करना चाहिए, कि किसी के साथ कोई भी भेदभाव ना हो, ना किसी अमीर गरीब के साथ या किसी फार्मर के साथ, या किसी भी तरह का हर तरह के पीपल को, हर तरह के लोगों को उनका अपना जो है राइट मिलना चाहिए। इसी तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया गया। उसके लिए हमने बहुत सारे जो आइडियाज़ हैं उन्हें बोरो किया, जिसकी वजह से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोरोइंग ऑफ बैग भी कहा जाता है। जिस कंट्री से हमने जो है अडॉप्ट किया है, जो बोरो किया है, हमारे पास कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, इसे आपने अच्छी तरह से रीड करना है और लर्न करना है। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। प्लीज़ इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना, और ये जो चैप्टर है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसमें से जो भी आपको प्रॉब्लम आती है आप
उसे डिस्कस करने के लिए आप दोबारा से पूछ सकते हैं। आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं या आप कुछ कॉल कर सकते हैं। और साथ में इस चैप्टर के मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंटरनल्स के क्वेश्चनिंग करूँगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ।